बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है होम्योस्टेसिस, इसका जो है वो हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे और हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया। हमने देखा कि हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ब्लड में से सेपरेट करना और फिर उसको यूरिन की फॉर्म में बाहर निकालना, ये इस सिस्टम का काम होता है जिसको हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। इसके बाद हमने किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, हमने किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा और देखा कि हमारी किडनी में कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं। उसके बाद किडनी के अंदर जो है वो कुछ खास किस्म के स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, लाखों की तादाद में होते हैं, उनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो है एक्चुअल में किडनी के अंदर ये जो नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं ये हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं। अब इनमें जो है वो अनफिल्टर ब्लड आता है। मैं थोड़ा सा इस चीज को रिपीट कर देता हूँ, डायग्राम को थोड़ा सही करता हूँ और फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है जी, ये डायग्राम। हाँ जी। हमारी किडनी में जो है वो खास किस्म के लाखों की तादाद में सेल्स होते हैं। ये उनकी डायग्राम बनी हुई है आपके सामने, इनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। ये करते हैं हमारे ब्लड में फिल्ट्रेशन। होता क्या है जी, आपकी किडनी में ये जो आपने ऊपर डायग्राम देखी, आप देखते हैं जी आपकी किडनी में रेनल आर्टरी आती है। ये रेनल आर्टरी आ रही है जो कि अनफिल्टर ब्लड लाती है। अनफिल्टर ब्लड, अनफिल्टर ब्लड आपकी किडनी के अंदर रेनल आर्टरी लेकर आती है। फिर ये यहाँ आगे नीचे आगे डिवाइड डिवाइड हो जाती है, ब्रांचेस में तकसीम हो जाती है, पतली पतली सी ब्रांचेस में। उन ब्रांचेस को हम कहते हैं ये इंटरट्यूब्यूलर आर्टरी या रेनल आर्टरियोल। ये जी रेड कलर वाली वो ब्रांच। अब इसमें कौन सा ब्लड है जी, इसके अंदर अनफिल्टर ब्लड है, यानी वो ब्लड जिसके अंदर तमाम कचरा वचरा सब मौजूद है। अब इसमें से एक ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टरी, और वो हमारे नेफ्रॉन के पोमन कैप्सूल में अंदर जाके ऐसे बहुत बड़ा सा नेटवर्क बना देती है। इस नेटवर्क को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये ग्लोमेरुलस में से बाहर निकलती है और कहलाती है इफरेंट आर्टरियोल। अब होता क्या है जी, अब जब एफरेंट आर्टरियोल, जब ये ग्लोमेरुलस होता है ना, ग्लोमेरुलस के अंदर से हमारे ब्लड के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है कि हमारे ब्लड में से तमाम चीजें, कौन कौन सी चीजें, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, पानी, सॉल्ट, यूरिया, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, तमाम चीजें, बिलीवर्डिन और सारी की सारी, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, ये तमाम चीजें जो है वो आपके इस ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड है इसमें से डिफ्यूज होके कहाँ आ जाएंगी, यहाँ बोमन कैप्सूल के अंदर। इससे कहते हैं आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सिर्फ आपके ग्लोमेरुलस में पता है क्या रह जाता है, सिर्फ ब्लड, सिर्फ खून, ऐसा खून जिसके अंदर बस ब्लड के चंद प्रोटीन है और ब्लड सेल्स है, बस। बाकी तमाम चीजें आपके बोमन कैप्सूल में आ गई। ये तमाम चीज आपकी कहाँ है जी, बोमन कैप्सूल के अंदर। इसको कहते हो आप, ये पहला प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हमारा जो अनफिल्टर ब्लड है जैसे ये ग्लोमेरुलस के अंदर से सर्कुलेट हो रहा होता है, तो इस दौरान बोमन कैप्सूल आपके ब्लड में से तमाम चीजों को सक कर लेता है। अब आपके इफरेंट, अब ग्लोमेरुलस से जो आपका ब्लड निकला है वो सिर्फ ब्लड है, और आपके जो आपका बोमन कैप्सूल है इसके अंदर यूरिन आ गया जी, और यूरिन में आपकी तमाम चीजें, अच्छी चीजें भी चली गई, बुरी चीजें भी चली गई। अब इन अच्छी चीजों को आपने वापस हासिल करना है। इस वापस हासिल करने को आप कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। ये दूसरी स्टेज होती है। पहली स्टेज हो गई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और दूसरी चीज हो गई रीएब्जॉर्प्शन। अब आपकी ये काम का है जी, ये काम का है, कुछ पानी काम का है, सारे सॉल्ट निकल गए जी, सारे सॉल्ट तो नहीं निकालने, थोड़ा बहुत आपको रीएब्जॉर्ब करना होगा, ये नहीं करना रीएब्जॉर्ब, ना ये करना है ना ये करना है। ये चार चीजें आपको रीएब्जॉर्ब करनी है जी, सॉल्ट, वाटर, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, और जो अगर काम की चीजें गई हैं तो वो रीएब्जॉर्ब करनी है। अब ये दूसरी स्टेज में होता है जिसको हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में अब हमारे यूरिन में से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर और सॉल्ट वापस निकल के हमारे ब्लड में चला जाएगा। अब ये सारी चीजें बोमन कैप्सूल से ये ऐसी होती हुई ये, अब ये हमारे इस बोमन कैप्सूल से होती हुई ये कहाँ आई है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में आई। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है। इस दौरान ये ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा, ग्लूकोज हमारे यूरिन में से निकल गया।
अमाइनो एसिड जो है ये हमारे ब्लड में से निकलेगा, और सॉरी हमारे यूरिन में से निकलेगा और ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा। सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर दो चीजों की रीएब्जॉर्प्शन हो गई, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड। ये दोनों हमारे यूरिन में से निकली, और ये जो इसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज है ना, ये आपको ब्लड कैपिलरीज नजर आ रही है, इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये डिसॉल्व हो गई। ठीक है जी। अब उसके बाद ये जो असेंडिंग ये डिसेंडिंग लिम्ब है जी, अब जब ये डिसेंडिंग लिम्ब में आएगा तो यहाँ से आपका वाटर रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। फिर ये लूप ऑफ एनली से होता हुआ जब ये असेंडिंग लिम्ब में जाएगा आपका यूरिन, ये तो यहाँ से आपका सॉल्ट रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। सारी चीज आपकी वापस रीएब्सॉर्ब हो गई। ठीक है। तो जब आपका ब्लड जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आया तो ग्लूकोज रीएब्सॉर्ब हो गया ब्लड के अंदर, यूरिन में से निकला और ब्लड में चला गया, और अमाइनो एसिड निकला और ब्लड में चला गया। जब आपका डिसेंडिंग लिम्ब में से यूरिन गुजर रहा था तो पानी जो है वो आपके ब्लड में चला गया, और जब असेंडिंग लिम्ब में से ब्लड गुजर रहा था तो जो है वो सॉल्ट रीएब्सॉर्ब हो गया। अब जब ये हमारा यूरिन जो है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से गुजरता है तो इस दौरान एक हार्मोन होता है, वो हार्मोन चेक करेगा सॉल्ट की कंसंट्रेशन को। जब ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से निकलेगा तो एक हार्मोन होगा, वो चेक करेगा कि हमारे यूरिन में सॉल्ट की मिकदार सही जा रही है, ज्यादा तो नहीं जा रहा। अगर ज्यादा सॉल्ट जा रहा होगा तो वो हार्मोन जो है वो यहाँ पर फिर सॉल्ट को एब्सॉर्ब कराएगा। तो यहाँ चेक एंड बैलेंस हो रहा है किसका, सॉल्ट का, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, इस हिस्से के अंदर, इस हिस्से के अंदर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन चेक हो रही है। एक हार्मोन चेक करता है जो अभी मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा उनके नाम। सो डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक हार्मोन होगा जी, और एक हार्मोन जो है वो अब आपके यूरिन में चेक करेगा कि जी आपके यूरिन के अंदर सॉल्ट जो है उसकी मिकदार सही जा रही है, ज्यादा तो नहीं जा रहा, कम तो नहीं जा रहा। अगर कुछ मसला होगा, आपके जिस्म में सॉल्ट की कमी होगी, तो यहाँ हार्मोन आपके यूरिन में से सॉल्ट को एब्सॉर्ब कराएगा। अगर आपके जिस्म में सॉल्ट ज्यादा होगा तो यहाँ आपके जो है वो सॉल्ट को एब्सॉर्ब नहीं कराएगा, जाने देगा। इसी तरह जब आपका ये यूरिन जो है ये कलेक्टिंग डक्ट में आता है तो यहाँ पे एक और हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन पानी को चेक करता है। ठीक है जी, यहाँ पे किस चीज की चेकिंग होती है, पानी की। कोई हार्मोन जो है अब यहाँ पानी को चेक करेगा इस मकाम पर कि क्या आपके ब्लड में, आपके सॉरी यूरिन में पानी ज्यादा तो नहीं जा रहा। अगर ज्यादा पानी जा रहा होगा तो रीएब्सॉर्ब हो जाएगा, अगर कम पानी जा रहा होगा तो जाने देगा, वगैरह वगैरह। तो दो जगहों पे आखिर में आपने रीचेकिंग की है, इसको हम कहते हैं, ये सेकंड स्टेज है रीएब्सॉर्प्शन। ठीक। सो पहली स्टेज क्या हुई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, क्या हमारे ब्लड में जितनी भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता कहाँ है, पहली बात अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है जी, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इस मकाम पर। इसमें क्या होता है कि हमारे ग्लोमेरुलस में ब्लड होता है, इस ब्लड में से सिवाय ब्लड सेल और प्रोटीन के तमाम चीजें हमारे बोमन कैप्सूल में आ जाती है, ये होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब हमारा जो यूरिन है वो बोमन कैप्सूल में ट्रेवल करता है, और जो ब्लड है वो इस नेटवर्क कैपिलरीज में ट्रेवल करता है। अब जब ये हमारा यूरिन जो है वो डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आएगा तो यहाँ पर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, तमाम काम की चीजें, पानी सॉल्ट को छोड़ के तमाम काम की चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी ब्लड में। फिर जब हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब में आता है यूरिन, तो हमारे पास जो पानी होता है यूरिन का वो रीअब्सॉर्ब होकर आपके ब्लड में शामिल हो जाता है। जब असेंडिंग लिम्ब में जाता है यूरिन तो हमारे यूरिन में जितना सॉल्ट होता है वो रीअब्सॉर्ब होकर हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है। फिर जब डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है तो एक हार्मोन चेक करेगा कि आपके यूरिन में सॉल्ट की कंसेंट्रेशन सही है या नहीं। और जैसे यूरिन हमारा यहाँ आएगा कलेक्टिंग डक्ट में तो एक हार्मोन है वो पानी को चेक करेगा कि आपके यूरिन के अंदर पानी जो है वो सही जा रहा है या नहीं। अब आपका यूरिन यहाँ आ गया और आपका जो अच्छा वाला ब्लड है जिसके अंदर से सारा कचरा निकल गया, सारा बिल्कुल कचरा बचरा सब निकल गया और काम की चीजें वापस आपने हासिल कर ली। अब इस ब्लड कैपिलरी में कौन सा ब्लड है, वो ब्लड है जी जिसके अंदर से यूरिया, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन ये सब निकल गए, और तमाम काम की चीज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, पानी, नमक, ये आपके ब्लड ने वापस हासिल कर लिया। अब ये ब्लड आपका यहाँ से ये रेनल वेन, ये वेन्यूल है, फिर ये वेन्यूल से एक मोटी वाली इंटरलोब्यूलर वेन्यूल में आता है, फिर ये वेन्यूल्स आपस में मुख्तलिफ वेन्यूल्स जुड़ के रेनल वेन बन जाएंगी, और फिर ये रेनल वेन से ये ब्लड आपके दिल की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी, ये तो चला गया। इसी तरह यहाँ पर जो यूरिन है, अब ये मुख्तलिफ, यहाँ से एक और नेफ्रॉन कनेक्ट हुआ हुआ होगा, यहाँ से एक और नेफ्रॉन कनेक्ट हुआ, मुख्तलिफ नेफ्रॉन एक एक कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट हुए होते हैं। सो कलेक्टिंग डक्ट तमाम नेफ्रॉन्स का यूरिन लेती है और फिर इधर आते हैं इस डायग्राम में। ठीक है जी।
तमाम, अब यहाँ नेफ्रॉन होगा जी, यहाँ नेफ्रॉन्स होंगे, यहाँ पर नेफ्रॉन्स होंगे, तो यहाँ कलेक्टिंग डक इन यूरिन्स को लेगी और ये जो आपका यूरिथर है इसका ऐसा फनल शेप होता है, इधर पोर कर देते, बूंद बूंद बन के ना यहाँ गिरता रहता है यूरिन, फिर ये यूरिन इस यूरिथर में चला जाएगा और यूरिथर से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये हो गया जी आपके पास क्या चीज, यूरिन फॉर्मेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी हो गई और रीएब्जॉर्प्शन भी हो गई। एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन क्या होता है जी कि जब ग्लोमेरुलस में से ब्लड गुजरा था तो इस दौरान तमाम चीजें हमारे जो है वो बोमन कैप्सूल में आ जाती है, इंक्लूडिंग यूरिया, यानी जो वेस्ट, जो खतरनाक चीज है आपके खून में, वेस्ट प्रोडक्ट जो है बिलिरुबिन, यूरिया वगैरह, लेकिन हो सकता है कुछ रह जाए। तो जब हमारा जब ब्लड है, जब यहाँ से इन कैपिलरीज में से गुजर रहा होगा ना, इन जगहों से, तो इस ब्लड में से अगर हमारे ब्लड में कुछ अगर यूरिया, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मफुल प्रोडक्ट रह गया ना, तो वो वापस यूरिन में डिफ्यूज हो जाता है, उल्टा। ठीक है, उल्टा होता है। रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी ना, रीअब्जॉर्प्शन कैसी हो रही थी जी, ये आपके पास सपोज करें जी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल चल रही है और ये नेफ्रॉन है। अब रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है जी, ऐसे यूरिन में से निकल के ब्लड में आता है। सेक्रेशन में क्या होगा, उल्टा। हमारे ब्लड के अंदर अगर कोई यूरिया के पार्टिकल्स रह गए या कोई वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मफुल सब्सटेंस रह गया, तो वो भी हमारा डिफ्यूज होकर किस में चला जाएगा, यूरिन में। इस वाले को हम कहते हैं सेक्रीशन। तो तीनों चीजें हो गई जी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी हो गया था, रीएब्जॉर्प्शन भी हो गया था, और जो है वो ट्यूब्यूलर सेक्रेशन भी हो गया था। अब थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं जी, थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी चीजों को पढ़ लेते हैं। एक तो हमारे पास नेफ्रॉन की दो टाइप्स होती है। नेफ्रॉन की दो टाइप्स होती है, एक कहलाती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और एक कहलाती है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ये दो टाइप्स होती है, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है जी, ये दो टाइप की होती है जी नेफ्रॉन, एक कहलाती है कॉर्टिकल, एक कहलाती है जक्स्टा। अब इसके लिए हम किडनी के स्ट्रक्चर पे जाएंगे जी, यहाँ जाएंगे हम और यहाँ देखेंगे ये कहाँ पे पाई जाती है। थोड़ा सा किडनी को बड़ा कर लेंगे डायग्राम पे, ठीक है जी, बल्कि काम करते हैं इसको हम नीचे ही ले जाते हैं, क्या है। सो अब हमने ये दोनों देखनी है जी कि ये दो कहाँ पर पाई जाती हैं, तो इसके लिए हम ये डायग्राम ले लेते हैं, थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा एक्सटेंड कर लिया डायग्राम, ठीक है। अब दो किस्म के नेफ्रॉन मैंने आपको बताया, एक क्या नाम दिया मैंने, कॉर्टिकल, ये रहा कॉर्टिकल, और एक का नाम क्या मैंने दिया, जक्स्टा मेड्यूलरी। ठीक है जी। अब ये आपके पास है किडनी, इसमें से ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है जी, ये कॉर्टेक्स कहलाता है, और ये जो इनर डार्क रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, मेड्यूला। कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं कि उनका जो नेफ्रॉन का जो बोमन कैप्सूल होता है, फिर वो जो लूप ऑफ हेनली होता है, वो सब कॉर्टेक्स में आ रहा होता है, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट इतने छोटे से होते हैं, यानी इनका लूप ऑफ हेनली बहुत छोटा होता है, कॉर्टेक्स में ही होते हैं ये, और कॉर्टेक्स के अंदर ही रहते हैं। ये बोमन कैप्सूल है, ये इसका लूप ऑफ हेनली है, और फिर ये वापस घूम के वहां पे आ गया। ठीक है जी, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये बोमन कैप्सूल है, ये प्रॉक्सिमल, फिर ये लूप ऑफ हेनली, और फिर ये वापस कलेक्टिंग डक्ट। अब इस नेफ्रॉन को आप देख रहे हैं जी, इस नेफ्रॉन में जो पूरा कंप्लीट का कंप्लीट नेफ्रॉन है वो कॉर्टेक्स रीजन में पाया जा रहा है। इस नेफ्रॉन को हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जबकि कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं कि उनका जो अपर बोमन कैप्सूल होता है और प्रॉक्सिमल जो ट्यूब्यूल होता है, वो दोनों कॉन्व्यू वहां पे होंगे कॉर्टेक्स में, लेकिन वो इतने बड़े होते हैं कि उनका जो लूप ऑफ हेनली है वो मेड्यूला में आ जाता है, फिर वापस घूमकर जो है वो कॉर्टेक्स में आ जाते हैं। बस लूप ऑफ हेनली देखो आप, अगर लूप ऑफ हेनली जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर है तो छोटे छोटे साइज के होंगे, उसको आप कहोगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और अगर लूप ऑफ हेनली थोड़ा बड़ा है, इतना बड़ा कि मेड्यूलर रीजन में आ गया, तो फिर हम उसको कहते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है जी, ऐसे अब मैं ऊपर बना देता हूँ इसको थोड़ा सा, इसको हटा ही देते हैं, चलिए। तो हुआ क्या जी, क्या बताया मैंने आपको, सपोज करें जी ये आपके पास ये लाइन लगा दीजिए, ऊपर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स रीजन है किडनी का, और नीचे वाला हिस्सा जो है वो मेड्यूला है, मेड्यूला। ठीक है। अब आपके पास एक नेफ्रॉन है, ये उसका बोमन कैप्सूल है, ये उसका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड है,
ये उसका लूप ऑफ हेनली है, और फिर ये घूम के वापस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, ये कलेक्टिंग डक्ट। अब ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन कहाँ आ रहा है, कॉर्टेक्स में आ रहा है, ये हो गया पहला वाला कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जबकि इस नेफ्रॉन को देखिएगा, ये बोमन कैप्सूल है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, फिर ये लूप ऑफ हेनली है। लूप ऑफ हेनली काफी बड़ा, इतना बड़ा कि मेड्यूला में आ गया। फिर वापस जो इसका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड होता है वो वापस कॉर्टेक्स में होता है, और ये कलेक्टिंग डक्ट। अब इसका लूप ऑफ हेनली इतना एक्सटेंडेड है कि मेड्यूला में आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है जी। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन असल में उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है जिनको पानी की इतनी शिद्दत कमी नहीं होती, पानी उनको ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना होता। जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो मछली होती है पानी में पाई जाती है, उनके अंदर कॉर्टिकल नेफ्रॉन पाया जाता है। क्योंकि आपको याद होगा, भी मैंने आपको बताया ना, जितना ये लूप ऑफ हेनली में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्ब। सो अगर जितना बड़ा लूप ऑफ हेनली होगा, इसका मतलब है वहां वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। इस वाले में ना, जक्स्टा मेडुलरी में वाटर ऑब्जेक्शन ज्यादा होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होगी, हाई, क्योंकि लूप ऑफ हेनली बड़ा है। लूप ऑफ हेनली में से यूरिन को गुजरने में बहुत टाइम लग जाएगा, बड़ा है ना। तो अब यहाँ से लूप ऑफ हेनली में से गुजरेगा यूरिन, यहाँ आएगा, फिर वापस पलटेगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा जी यूरिन को लूप ऑफ हेनली में, और फिर ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन उन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है जिन्हें पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करना होता है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो खुश्की में पाए जाते हैं, जिनके पास पानी की किल्लत होती है। सो उनको जो है पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करना होता है, तो उनके किडनीज के अंदर ये दूसरा टाइप मौजूद होता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। बड़े बड़े नेफ्रॉन, बड़े बड़े लूप ऑफ हेनली होते हैं ताकि इनके पानी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए। जबकि जो इक्वेटिक होती है, जैसे कि मछलियां वगैरह, उनको पानी एब्जॉर्ब नहीं करना होता, तो उनके पास ये वाला होता है जी, पहला वाला कॉर्टिकल, क्योंकि इनका लूप ऑफ हेनली छोटा होता है, जो यूरिन में से ज्यादा पानी नहीं निकल पाएगा। छोटा सा नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनली है, पानी गुजर गया। सो ये दो टाइप होती है। अगर आपके पास नेफ्रॉन ऐसा है कि किडनी के कॉर्टेक्स रीजन के अंदर ही है, तो उसको आप कहते हो कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अगर आपको ऐसा नेफ्रॉन है कि वो किडनी के, जिसका लूप ऑफ हेनली मेड्यूला में आ रहा हो, तो वो कहलाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, ये उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिन्हें पानी रीअब्सॉर्ब ज्यादा करना होता है, जैसे टेरेस्ट्रियल। जबकि कॉर्टिकल कहाँ होगा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जिनको पानी रीअब्सॉर्ब ज्यादा नहीं करना, मिसाल के तौर पे इक्वेटिक भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमें छोटी छोटी सी दो चीज, एक ये देखना था हमें कि जी नेफ्रॉन के दो टाइप्स। इसी तरह एक छोटी सी चीज और देखनी है कि ये जो यूरिन हमारा बना है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, क्या चीजें शामिल है इसके अंदर, और तकरीबन कितनी। तो ये चेक कर लेते हैं जी जरा। तो यूरिन की जो हम कंपोजिशन आपको बता रहे हैं, वो 100 सेंटीमीटर क्यूब, अगर हमने इतना वॉल्यूम का यूरिन लिया हुआ है, ये वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, इतना यूरिन अगर हमने लिया हुआ है, यूरिन की मिकदार कितनी है हमारे पास, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें सबसे ज्यादा जो यूरिन में सबसे ज्यादा चीज जो होती है, स्टिल क्या होता है, पानी। 95 पानी होता है सबसे ज्यादा, 95% के करीब। इतना पानी रीअब्सॉर्ब करने के बावजूद भी यूरिन में पानी ज्यादा जा रहा है। ठीक है आपने। उसके बाद इसमें थोड़ा प्रोटीन और ग्लूकोज, अगर नॉर्मल इंसान है तो उसके अंदर कोई प्रोटीन नहीं होगा, कोई ग्लूकोज नहीं होगा। ठीक है जी, उसके यूरिन में कोई प्रोटीन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन जो है वो रीअब्सॉर्ब हो गया था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। इसी तरह अगर एक नॉर्मल इंसान है तो उसके यूरिन में भी कोई ग्लूकोज नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसका जितना ग्लूकोज था वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्सॉर्ब हो गया था। हाँ, अगर कोई डिसऑर्डर है, क्या जैसे कोई डायबिटिक का पेशेंट है, तो उसके यूरिन में फिर ग्लूकोज की कुछ मिकदार आएगी, जिससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि इसको डायबिटीज है। तो नॉर्मल इंसानों में ये दोनों नहीं आए, क्यों? क्योंकि ये दोनों रीअब्सॉर्ब हो गए थे। यूरिया आ गया जी, यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया को तो बाहर ही निकालना था। तो यूरिया तकरीबन जो है वो 20 के करीब इसकी मिकदार मौजूद थी, 20 नहीं, सॉरी 2, 20 कहाँ लिख दिया मैंने, 02, क्योंकि तो 95 और 20 तो ज्यादा हो जाएगा, तकरीबन 2% जो है वो क्या है, मौजूद है इसके अंदर, यूरिया। इसके अलावा एक बेस होता है जी क्रेटिनाइन, ये भी इसके अंदर पाया जाता है, क्रेटिनाइन। ये भी लीवर ने बनाया हुआ होता है क्रेटिनाइन, और ये कितना होता है जी, ये होता है तकरीबन 0.3 से लेके 0.7% तक। क्रेटिनाइन के अलावा थोड़ा बहुत अमोनिया वगैरह भी हो सकता है इंसानों में, थोड़ा बहुत जो है वो अमोनिया भी हो सकता है, और बहुत ही कम होता है अमोनिया, तकरीबन इतना ही होगा जी, 0.3%।
इतना कम कि ये इतना नुकसान नहीं देता। यूरिक एसिड भी हो सकता है, और यूरिक एसिड कितना हो सकता है जी, ये भी तकरीबन अमोनिया के बराबर 0 ये ना होने के बराबर है। 0.3 का मतलब समझते हो, ना होने के बराबर। 95% पानी में अगर 0.3 अमोनिया डालें तो वो फिर नुकसान नहीं देगा, ठीक है ना, तो वो ना होने के बराबर है। थोड़ा तो यूरिक एसिड भी है थोड़ा सा, और कुछ नमक चले जाते हैं जी, आपको बताया ना एक्सेस नमक चले जाता है, तो सोडियम चला जाता है आपके पास से, क्लोराइड चला जाता है आपके यूरिन के अंदर, थोड़ा बहुत ही जाएगा। तकरीबन सोडियम जो है वो 0.3 जाता है, और ये जो है वो 0.6 जाता है। तो ये कंपोजिशन है आपके यूरिन की। यूरिन की कंपोजिशन कितनी है, तकरीबन सबसे ज्यादा 95% वाटर है, और प्रोटीन ग्लूकोज तो सारा रीएब्सॉर्ब हो गया, यूरिया, क्रेटिनाइन, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सारे वेस्ट है। ये तो आपके मुकम्मल तौर पे जा रहे हैं जी, जितना उस ब्लड में उस वक्त मौजूद था वो सारा निकल गया इसके अंदर। और थोड़ा सादा सॉल्ट होता है तो सोडियम और क्लोराइड जा रहा होता है। बहुत ज्यादा नमक खाएंगे तो सोडियम क्लोराइड की कंपोजिशन बढ़ सकती है। याद रखिएगा ये एक एवरेज कंपोजिशन बताई जा रही है। अब कोई इंसान बहुत ज्यादा पानी पी रहा है तो उसे उसके यूरिन में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें ग्लूकोज ज्यादा होगा। किसी ने फौरन से मील खाया हुआ है या कोई गोश्त वाला आइटम खाया हुआ है, प्रोटीन वगैरह, सुबह से दोपहर तक उसने मुर्गे मुसल्ला भी खाया हुआ है, तो उसके अंदर यूरिया की मिकदार जरा बड़ी हुई होगी। ठीक है, तो ये कंपोजिशन चेंज हो सकती है, डिपेंड करता है कंडीशन पे, एज पे, जेंडर पे, ठीक है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये यूरिन की कंपोजिशन भी हो गई हमने जो है, और वो मेडुलस की जो है टाइप्स भी देख ली। और क्या टॉपिक देख, हाँ, एक तरफ चूंकि हॉर्मोन्स की बात की है तो हॉर्मोन्स भी बता दूं मैं। हमने बात की थी ना, दो जगहों पे हॉर्मोन्स का चेक एंड बैलेंस कर रहा था, दो जगहों पे, एक डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में और एक कलेक्टिंग डक्ट में। तो कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो नेफ्रॉन के अंदर हमारे इन दोनों चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं? तो एक होता है जी एंटी डायूरिटिक हार्मोन। ठीक है जी, ये आप वैसे आगे एक चैप्टर में और पढ़ेंगे, डायूरेटिक हार्मोन। ये एक हार्मोन होता है जी, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा खारिज करता है। ठीक है जी, ये वैसे आपका एक चैप्टर आएगा आगे, हार्मोन्स वगैरह क्या होते हैं और किस तरह एक्शन करते हैं, ये हमने आगे एक चैप्टर में देखना है। अभी बस मैं एक जनरल आइडिया दूंगा कि यहाँ किडनी के नेफ्रॉन में कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है। तो पहला हार्मोन जो हमारे सामने है वो है एंटी डायूरिटिक हार्मोन। ये कौन बनाता है जी, ये हमारे दिमाग में एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। नाम शायद आपने छोटी क्लास में 9 वाइन में सुना हो, पिट्यूटरी ग्लैंड। मटर के दाने के बराबर होता है, हमारे ब्रेन में मौजूद होता है, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मटर के दाने के बराबर होता है, ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। इसकी दो लोब्स होती हैं, एक एंटीरियर लोब होती है, एक पोस्टीरियर लोब होती है। तो ये वाला जो हार्मोन है ये पोस्टीरियर लोब खारिज करता है, पीछे वाला हिस्सा जो है ना वो खारिज करता है, पोस्टीरियर लोब। तो हमारा ये दिमाग है जी, इस दिमाग में ऐसा छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है, इसमें दो लोब्स होते हैं, ये एंटीरियर होता है, ये पोस्टीरियर लोब होता है, यहाँ से निकलता है ये हार्मोन, हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है, और ब्लड के साथ फिर हमारी किडनीज तक पहुंचता है, और किडनी में आके ये जो है काम करता है। अब क्या काम था ये हमने बता दिया था आपको, ये हमारे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आके वाटर की कंसंट्रेशन को मैनेज करता है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, पानी की जो है मिकदार को, यूरिन के अंदर पानी की मिकदार को ये चेक करता है। अगर आपके खून, आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी होगी, मिसाल के तौर पे आप सुबह से रात तक रोजा रखा हुआ है, पानी नहीं पिया, आपके जिस्म में पानी की कमी है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ज्यादा एंटी डायूरिटिक हार्मोन बनाएगा, और ये एंटी डायूरिटिक हार्मोन आपके कलेक्टिंग डक्ट में जाके, अब चूंकि ज्यादा है तो ये ज्यादा पानी को एब्सॉर्ब करा देगा, आपके यूरिन में कम पानी जाएगा और आप ज्यादा पानी को रीएब्सॉर्ब कर पाएंगे। और अगर आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा ही पानी पिया हुआ है, तब आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एंटी डायूरिटिक हार्मोन कम बनाएगा, और फिर ये एंटी डायूरिटिक हार्मोन आपके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाके यूरिन में पानी को जाने देगा, उसकी रीएब्जॉर्प्शन कम कर देगा, ज्यादा से ज्यादा जो है वो पानी आपके यूरिन में निकल जाएगा। सो ये वाटर की कंसंट्रेशन को मैनेज करता है। एक तो ये हार्मोन था जी, उसके बाद जो दूसरा हार्मोन है वो कहलाता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन, ठीक है जी, ये हमारा सेकंड हार्मोन है, एल्डोस्टेरॉन। अब ये कौन खारिज करता है जी, ये एड्रीनल ग्लैंड खारिज करता है, एड्रीनल ग्लैंड।
ये एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे, ये तो मैंने आपको दिखाया हुआ भी है शायद डायग्राम में, किडनी की डायग्राम आपको याद है ना, ये वाली। तो ये एड्रीनल ग्लैंड, ये जो किडनी के ऊपर छत पे बैठे हुए ना, चर्बी चर्बी पीले पीले कलर के ये जो नजर आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड। यहाँ से बनता है ये हार्मोन। इस हार्मोन में दो तीन जगहों से हार्मोन, इस ग्लैंड में दो तीन जगहों से बनता है। तो ये ग्लैंड के कौन से हिस्से से बनता है, कॉर्टेक्स के हिस्से से बनता है। अभी तो हम ग्लैंड जब पढ़ेंगे तब हम डिटेल में देख लेंगे। तो हमारे किडनी के ऊपर एक हार्मोन, एक ग्लैंड पाया जाता है, उसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। उस ग्लैंड में से ये हार्मोन बन रहा होता है एल्डोस्टेरोन। और ये क्या करता है, ये हमारे नेफ्रॉन के अंदर सोडियम आयन की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। सोडियम आयन की रीएब्जॉर्प्शन करेगा, रीएब्जॉर्प्शन। अब आपके जिस्म में अगर सोडियम आयन कम होगा तो ये वाला ग्लैंड, ये वाला जो ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड, ये ज्यादा बना देगा एल्डोस्टेरोन। और फिर ये एल्डोस्टेरोन आपके नेफ्रॉन में जाके सोडियम आयन की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। ज्यादा जो है सोडियम आयन आपके ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाएगा वापस। और अगर आपके जिस्म के अंदर सोडियम आयन की कमी नहीं है बल्कि एक्सेस है, तो फिर ये हार्मोन कम बनेगा, और ये हार्मोन जो है फिर वो सोडियम आयन को कम रीएब्जॉर्ब कराएगा। सो ये हमारा ये जो हार्मोन है, ये हमारे सोडियम आयन को मैनेज करता है। हमारे खून के अंदर सोडियम आयन की कमी बेशी को मैनेज करता है। ये इंक्रीज करेगा, जितने ज्यादा ये हार्मोन होंगे उतनी ये चीजें बढ़ जाएंगी, सही है। अगर आपके खून में एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज्यादा होगा तो ज्यादा ब्लड रीएब्जॉर्ब होगा, ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। इसी तरह अगर आपके ब्लड में ज्यादा एल्डोस्टेरॉन होगा तो फिर ज्यादा सोडियम आयन रीएब्जॉर्ब होगा। तीसरा जो हार्मोन आता है यहाँ पर, जो हमारे किडनी नेफ्रॉन के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, थर्ड हार्मोन, उसको हम कहते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन, ये हमारे गले में एक हार्मोन, एक ग्लैंड होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है जी, ये कहां से आ रहा है जी, पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये हमारे गले के अंदर पाया जाता है, उधर से ये रिलीज होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये हमारा गला है जी। तो यहाँ पे ये एक हार्मोन होता है, इसको हम कहते हैं थायराइड हार्मोन। और इसके यहाँ पर होता है ये रहा पैराथायरॉइड, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये है पैराथायरॉइड, गले में मौजूद होते हैं। ये बनाते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन। और ये क्या करेंगे, ये वही बात है जी, बस ये कैल्शियम को मैनेज करते हैं। कैल्शियम आयन जो है ना, कैल्शियम+2 आयन, इसको रीएब्सॉर्ब कराएंगे। अब अगर आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी होगी, बहुत ज्यादा कम हो गया कैल्शियम, तो अब ये पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है ये वाला हार्मोन ज्यादा बना देंगे। आपके ब्लड में ये किडनी के अंदर आएगा और ये किडनी के अंदर ज्यादा कैल्शियम को रीएब्सॉर्ब कर लेगा, ताकि आपके जिस्म में कैल्शियम का लेवल मेंटेन हो जाए। सो तीन हार्मोन और तीन चीजों की कंट्रोलिंग। पानी की कंट्रोलिंग के लिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन था, सोडियम की कंट्रोलिंग के लिए जो है वो एल्डोस्टेरॉन था, और कैल्शियम की कंट्रोलिंग के लिए हमारे पास कौन सा हार्मोन था, पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक है जी। सो हमने हार्मोन को भी डिस्कस कर लिया, हमने यूरिन की कंसेंट्रेशन को भी डिस्कस कर लिया, और हमने जो है वो नेफ्रॉन की जो है वो टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया। अब दो टॉपिक हमारे पास, दो तीन टॉपिक रहेगा इंशाल्लाह, वो कल की क्लास में हम देखेंगे। मैं यार लिख देता हूँ क्योंकि ये चैप्टर में टॉपिक्स ही तो बड़े कंफ्यूजेबल होते हैं कि कौन कौन से रहेगा। एक हमारा रह गया जी कि लीवर भी जो है वो एक मेटाबॉलिक फैक्ट्री होता है, क्यों कहा जाता है इसको, लीवर जो है वो एक मेटाबॉलिक फैक्ट्री क्यों कहा जाता है। एक तो ये हमें टॉपिक देखना है। दूसरा टॉपिक हमें जो देखना है वो देखना है जी किडनीज के डिसऑर्डर। ये जो हमारी किडनी है इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उन प्रॉब्लम्स को डिसऑर्डर्स कहा जाता है, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं। दूसरा टॉपिक ये देखना है। और तीसरा फिर हमें देखना होगा इंसानों में थर्मो रेगुलेशन कैसे होती है। इंसानों में थर्मो रेगुलेशन, गर्मियों में क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है। तो ये तीन टॉपिक हमारे रह गए जी, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज आज हमने नेफ्रॉन की वर्किंग को रिपीट किया। फिर हमने नेफ्रॉन की दो टाइप देखी, कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी। फिर हमने यूरिन की कंपोजिशन को डिस्कस किया, और फिर नेफ्रॉन की वर्किंग में इस्तेमाल होने वाले तीन हार्मोन्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह मेटाबॉलिक फैक्ट्री, लीवर के हवाले से, किडनी डिसऑर्डर्स के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात होगी। माइक आपके